नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही छोटे अदृश्य हमलावरों की दुनिया में उतर रहे हैं। ये ऐसे जीव हैं जो हमारे शरीर के सबसे सुरक्षित हिस्से मतलब हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस कहते हैं, उस पर हमला कर सकते हैं। हाँ, और आज हम खास तौर पर प्रोटोजोआ कहे जाने वाले सिंगल सेल्ड जीवों पर ध्यान देंगे। ये छोटे जरूर हैं पर गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों को समझना, जानना कि ये संक्रमण कैसे होते हैं, डॉक्टर इनका पता कैसे लगाते हैं और हाँ, इलाज क्या है। हम 3 खास जीवों पर फोकस करेंगे: टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, निगलेरिया फॉलेरी और ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। काफी दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी को। ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो दुनिया भर में काफी आम है, पर इसका असर सब पर एक जैसा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम मतलब रोगों से लड़ने की ताकत ठीक है, उनमें यह अक्सर या तो कोई लक्षण ही नहीं दिखाता या फिर बहुत हल्की बीमारी करता है, जैसे मोनोन्यूक्लियोसिस, जैसे थोड़ा बुखार, थकान, गले में खराश। अच्छा, मोनो जैसा। हाँ, पर इसमें एक पेंच है ना? वो टेस्ट नेगेटिव आता है। हाँ, वही जो स्टैंडर्ड हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट होता है मोनो के लिए, वो नेगेटिव आता है। ये डॉक्टरों के लिए एक अहम सुराग होता है। लेकिन कहानी तब बदल जाती है जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो, जैसे कि एड्स के मरीजों में। बिल्कुल, ऐसे लोगों में ये परजीवी जो शायद पहले से शरीर में शांत बैठा हो, वो दोबारा एक्टिव हो सकता है। रीएक्टिवेशन कहते हैं इसे। और ये फिर सीधे दिमाग पर हमला करता है, जिससे वहां फोड़े मतलब एब्सिसेस बन जाते हैं। और ये एब्सिस ये खतरनाक होते होंगे। स्रोतों में एमआरआई स्कैन का जिक्र था। की तरह दिखते हैं, मतलब घाव के चारों तरफ एक चमकदार रिंग जैसा पैटर्न, और अक्सर एक नहीं कई होते हैं। ये देखते ही डॉक्टरों को शक होता है कि ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है। और इसका एक और गंभीर रूप भी है, वो बच्चों वाला। हाँ, जन्मजात टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये तब होता है जब गर्भवती महिला को संक्रमण होता है और ये परजीवी प्लेसेंटा को पार करके गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंच जाता है। और उसमें वो क्लासिक ट्रायड देखने को मिलता है। सही कहा, कोरियोरेटिनाइटिस। हाँ, कोरियोरेटिनाइटिस, जिसमें आंख के रेटिना में सूजन आ जाती है, हाइड्रोसेफेलस, दिमाग में पानी भरना, हाँ, और इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस, मतलब दिमाग में कैल्शियम जम जाना। ये तीनों मिलके बच्चे के लिए बहुत गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ये फैलता कैसे है? मतलब आता कहाँ से है ये? इसके कई रास्ते हैं। सबसे आम है अधपका या कच्चा मांस खाना, जिसमें इसके सिस्ट हो सकते हैं। सिस्ट मतलब परजीवी का एक तरह का सुरक्षा कवच। और बिल्लियों का भी जिक्र था। हाँ, बिल्लियां। संक्रमित बिल्लियों के मल में इसके ऊसिस्ट होते हैं। ये ऊसिस्ट मिट्टी में, पानी में महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। तो अगर कोई सब्जियां बिना धोए खा ले या बिल्ली का लिटर बॉक्स साफ करने के बाद हाथ न धोएं, तो संक्रमण हो सकता है। अच्छा, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को बिल्लियों से बचने को कहते हैं। हाँ, और कच्चा मांस खाने से भी। और जैसा हमने कहा, ये मांस से बच्चे में प्लेसेंटा के जरिए भी जा सकता है। ठीक है, तो फैलने के रास्ते तो कई हैं। अब पता कैसे लगाते हैं? डायग्नोसिस? सबसे आम है सीरोलॉजी, मतलब खून की जांच। खून में एंटीबॉडीज देखते हैं। इससे पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है या नहीं। हाँ, और कभी-कभी ये भी कि नया है या पुराना। लेकिन अगर दिमाग में एब्सिस का शक हो, तब दिमाग की बायोप्सी करनी पड़ सकती है। छोटा सा सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अगर टेकिजॉइड मतलब परजीवी का एक्टिव रूप दिख गया तो कंफर्म हो जाता है। और अगर गर्भ में शक हो तो? तब एमनियोटिक फ्लूइड का पीसीआर टेस्ट करते हैं। ये परजीवी के डीएनए का पता लगाता है। समझ गया। खून जांच, बायोप्सी, पीसीआर। और इलाज? इलाज के लिए आमतौर पर 2 दवाएं साथ में देते हैं, सल्फाडायजीन और पायरीमेथामाइन। और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उनके लिए, खासकर एड्स वाले मरीज? हाँ, उनके लिए बचाव बहुत जरूरी है। जिनका CD4+ काउंट 100 से कम हो जाता है, उनमें खतरा बहुत बढ़ जाता है। उन्हें बचाव के लिए मतलब प्रोफिलैक्सिस के तौर पर TMP, SMX जैसी दवा रोज लेनी पड़ती है, जब तक इम्यून सिस्टम ठीक ना हो जाए। तो ये था टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। अब अगले पर आते हैं, जो सुनने में ही काफी डरावना लगता है, निगलेरिया फाउलेरी। हाँ, निगलेरिया फाउलेरी ये वाकई में एक खतरनाक अमीबा है। ये गर्म ताजे पानी में मिलता है, झीलें, नदियां, गर्म चश्मे। और कभी-कभी स्विमिंग पूल में भी?
अगर ठीक से क्लोरीन ना हो? हाँ, बिल्कुल। और ये एक बहुत ही दुर्लभ लेकिन जानलेवा बीमारी करता है, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, पैम कहते हैं शॉर्ट में। मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस मतलब दिमाग और उसकी झिल्लियों में सूजन। हाँ, और ये बहुत तेजी से बढ़ती है। पर ये शरीर में घुसता कैसे है? पानी से? ये थोड़ा भयानक है। जब कोई ऐसे पानी में तैरता है या गोता लगाता है और पानी जोर से नाक में चला जाए, तो ये अमीबा नाक के रास्ते ऊपर चढ़ता है और क्रिबिफॉर्म प्लेट जो नाक और दिमाग के बीच की हड्डी है, उसे पार करके सीधे दिमाग में पहुंच जाता है। ओह वाह रे, सीधे दिमाग में, नाक के रास्ते। हाँ, एक तरह से शॉर्टकट ले लेता है। ये कितना आम है वैसे? जैसा मैंने कहा, बहुत दुर्लभ लेकिन लगभग हमेशा जानलेवा। लक्षण बहुत तेजी से आते हैं, सिर दर्द, बुखार, उल्टी, फिर गर्दन अकड़ना, दौरे, कोमा, कुछ ही दिनों में। इसका पता कैसे चलता है? खून जांच से? नहीं, खून जांच से नहीं। इसके लिए रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना पड़ता है, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उस CSF को माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अगर उसमें अमीबा तैरता हुआ दिख जाए तो पैम का निदान होता है। एक तस्वीर भी है स्रोतों में इसकी। और इलाज कुछ है? इलाज बहुत मुश्किल है। एम्फोटेरिसिन B नाम की दवा दी जाती है, कभी कभी और दवाओं के साथ। लेकिन सच कहूं तो बचने वाले बहुत ही कम हैं। अक्सर जब तक पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो बचाव ही उपाय है, गर्म पानी में नाक बचाकर तैरना। हाँ, या ऐसे पानी में सिर ना डुबाना, खासकर गर्मी में जब पानी ज्यादा गर्म होता है। वाकई डरावना। चलिए अब तीसरे पर आते हैं, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। इसकी क्या कहानी है? ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी ये भी एक प्रोटोजोआ है और ये करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी? क्यों? क्योंकि इसके बाद के स्टेज में दिन में बहुत नींद आती है, पर शुरू में लक्षण अलग होते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द और लिम्फ नोड्स में सूजन, खासकर गर्दन के पीछे। और बुखार रुक रुक कर आता है, ऐसा कुछ? हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये परजीवी बहुत चालाक है। ये अपनी बाहरी सतह के प्रोटीन मतलब एंटीजन को बदलता रहता है। इसे एंटीजेनिक वेरिएशन कहते हैं। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम इसे पहचान कर हमला करने को होता है, ये अपना कोट बदल लेता है। इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। वाह, ये तो लुका छिपी जैसा खेल है। और दूसरा स्टेज, जब नींद आने लगती है? रात में जागना, अगर इलाज ना हो तो कोमा और मौत। ये फैलता कैसे है? कोई कीड़ा? हाँ, सेट से मक्खी। ये अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ये काटती है तो परजीवी खून में चला जाता है। इसका काटना दर्दनाक भी होता है। तो ये वेक्टर जनित बीमारी है, जैसे मलेरिया। पता कैसे लगाते हैं? शुरू में खून की जांच से। खून के सैंपल में माइक्रोस्कोप से ट्रिपैनोमास्टिगोड्स ढूंढते हैं। ये परजीवी का खून में घूमने वाला रूप है। स्रोतों में इसकी तस्वीर भी है। लिम्फ नोड से लिए सैंपल में भी मिल सकते हैं, बाद के स्टेज में CSF में भी। और इलाज? ये भी मुश्किल है। इलाज है, पर स्टेज पर निर्भर करता है। अगर सिर्फ खून में है तो सुरामीन जैसी दवाएं। ये दिमाग तक नहीं जाती। और अगर दिमाग तक पहुंच गया तो? मेलासोप्रोल जैसी दवा चाहिए जो ब्लड ब्रेन बैरियर पार कर सके। लेकिन ये दवा काफी टॉक्सिक मतलब जहरीली होती है। इसके साइड इफेक्ट्स गंभीर हो सकते हैं। स्रोतों में वो अजीब सी टिप्पणी थी, आई श्योर आई एम मेलो व्हेन आई एम स्लीपिंग। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, वो अजीब है। शायद वो बीमारी के उनींदेपन या दवा के साइड इफेक्ट जैसे सुस्ती की तरफ मजाकिया इशारा हो, पक्का नहीं कह सकते। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस, तितसे मक्खी, एंटीजेनिक वेरिएशन और स्टेज के हिसाब से इलाज। तो हमने 3 प्रोटोजोआ, टॉक्सोप्लाज्मा, नेग्लेरिया और ट्राइपेनोसोमा को देखा। इस सब से क्या समझ आता है? कोई बड़ी तस्वीर? बिल्कुल। एक तो ये कि CNS पर हमला करने के कितने अलग-अलग तरीके हैं। टॉक्सोप्लाज्मा खाने से या मां से आता है, मौके का इंतजार करता है। नेग्लेरिया सीधे पर्यावरण से पानी के रास्ते तेजी से हमला करता है। और ट्रिपैनोसोमा एक कीड़े, मक्खी का सहारा लेता है। हाँ, मतलब CNS की सुरक्षा के बावजूद रास्ते ढूंढ ही लिए इन्होंने। और हर मामले में हालात कितने अलग हैं। वही संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। टॉक्सोप्लाज्मा में इम्यून सिस्टम कैसा है, ये मायने रखता है। नेग्लेरिया में आप कहाँ तैर रहे हैं, वो माहौल मायने रखता है। और ट्रिपैनोसोमा में आप दुनिया के किस हिस्से में हैं, वो जगह मायने रखती है, क्योंकि ये अफ्रीका में ही ज्यादा है। तो मतलब सिर्फ परजीवी को जानना काफी नहीं है, मेजबान यानी इंसान और पर्यावरण
दोनों को देखना होगा। बिल्कुल। जीव, मेजबान और पर्यावरण, ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि बीमारी कैसे सामने आएगी। ये सिर्फ एक माइक्रोब का हमला नहीं, एक पूरी प्रक्रिया है। बेहतरीन नजरिया। इस सूक्ष्म दुनिया के खतरों पर इस गहरी नजर डालने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। एक आखिरी बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ श्रोताओं के लिए। हमने देखा कि इन तीनों मामलों में निदान अक्सर माइक्रोस्कोप से सीधे परजीवी को देखने पर निर्भर करता है। सीएसएफ में अमीबा, खून में ट्रिपैनोमास्टिगोट, बायोप्सी में टैकीजॉइट। पर सोचिए उन सीएनएस संक्रमणों के बारे में जहां हमलावर इतनी आसानी से दिखता नहीं, जहां लक्षण छुपे हुए हों या परजीवी बहुत कम हो। उन अदृश्य दुश्मनों का पता लगाने में क्या चुनौतियां आती होंगी? ये सोचने वाली बात है। धन्यवाद।